अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। नया हफ़्ता, नया दिन और नए दिन की नई नई मसरूफ़ियात। क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, बढ़ता जा रहा है, तो सारे दिन में जो है हर किसी की कोशिश होती है कि सुबह का आगाज़ जितना बेहतरीन होगा, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, उतना ही पूरा दिन जो है वो आपका खूबसूरती से गुजरता है। तो कोशिश करें, क्योंकि गर्मी की वैसे जो सुबह होती है वो थोड़ी सी लेज़ी सी हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, एक अच्छी सी वॉक लेते हैं, तो आपकी सेहत भी बरकरार रहती है और साथ ही साथ जो है वो आपका पूरा दिन जो है बेहतरीन गुजर जाता है। समर्स में एक चीज़ और है जो बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, और वो हैं आपके अटायर्स। अगर आप जो भी सूट पहनते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो उससे आपकी शख्सियत में एक बड़ा ही ख़ास जो है वो असर पड़ता है। और ये खूबसूरत सा जोड़ा जो आप देख रहे हैं, जो आज मैंने पहना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सा कम्बिनेशन है इसका और बड़ा ही जो है ये कम्फर्टेबल है। ये जोड़ा है जी अनीलाज़ कलेक्शन का, और इनकी तमाम वैरायटी, इनकी तमाम रेंज जो है बड़ी ही ज़बरदस्त है। और इनकी तमाम, अगर आप सिलेक्शन को, इनकी कलेक्शन को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से जाकर इनकी मोबाइल ऐप को है डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट इनकी वैरायटी भी दिखाई देगी और साथ ही साथ वहाँ पे जितनी भी तरह की डिटेल्स आपको चाहिए वो आप इजीली वहाँ से हासिल कर सकते हैं और वहाँ से ही बाआसानी अपने लिए जो भी आपका पसंदीदा जोड़ा है उसे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके तमाम ऑर्डर जो हैं इनकी मोबाइल ऐप के थ्रू ही लिए जाते हैं। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर, प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे भी जो है वो ऑर्डर इनका जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाता। एक और भी बड़ी अमेजिंग सी बात है कि अगर आप अनीलाज़ कलेक्शन का फेसबुक लाइव ज्वाइन करते हैं तो आपको मौका मिलता है इनका गिफ्ट हैम्पर हासिल करने का। तो किस चीज़ की देर है, अभी डाउनलोड कीजिए अनीलाज़ कलेक्शन की ऐप और हासिल कीजिए जो है अपने मनपसंद जोड़े गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों का आउटफिट जो है जितना ज़्यादा ट्रेंडिंग, कलरफुल और कंफर्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा आपका दिन भर की रूटीन होती है। सियासत एक बहुत अहम, हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए बैकबोन का काम करती है। तो सियासी मैदान में किस तरह की हलचल है, किस तरह की गहमा गहमी है, क्योंकि नई हुकूमत को अब आए कुछ अरसा गुजर चुका है, चंद माह में उनकी कारकर्दगी कैसी रही और आने वाले दिनों में हमें किस तरह की बेहतरियाँ दिखाई देंगी, किस तरह की पॉलिसीज़ दिखाई देंगी जो आम आवाम के हक़ में बेहतर साबित हो सकेंगी। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, किस तरह की सूरत हाल क्या देख रहे हैं, कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है सियासी हलकों में, किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं? देखिए जी, सियासत के हवाले से अगर बात करें तो आजकल जो है वो काफ़ी ठहराव है सियासत में, इस्तेहकाम है। अभी यहाँ पर आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें कोई ख़ास हाइप नहीं क्रिएट हुई इसकी ना, पीटीआई की जानिब से जैसे पहले हाइप क्रिएट की गई थी। तो कल बड़े लो प्रोफाइल में इलेक्शन हुए हैं और उसमें जो है वो जीत गई है नून लीग ज़्यादा सीटों पर। तो ये देखें कि अब इसका मतलब ये है कि नून लीग सियासत में टेक ओवर कर रही है, बिल्कुल बेहतर पोजीशन में है। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे जो इलेक्शन लड़ रही थी वो बेहतर पोजीशन में नहीं है। अभी तक वो इलेक्शन कमीशन से अपना निशान भी वापस नहीं ले सके। इसी तरह से कल का इलेक्शन जो गुजर गया कल, उस इलेक्शन की कोई तैयारी पीटीआई की जानिब से नज़र नहीं आती। ना इलेक्शन को हाइप दी गई, ना अपने उम्मीदवारों के ऐलानात किए गए और ना ही इसको कोई माहौल बनाया गया। इसका मतलब है कि वो जो जज्बाती रेला था 8 फरवरी का वो ख़त्म हो गया। उसमें जो है वो मज़ीद अब कोई भी हमें एहतजाज वगैरह नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब इलेक्शन के बाद ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो उसमें एक तरह से जो है वो बड़ा मार्का देखने में नज़र आता है। पीटीआई कई सीटों पे इलेक्शन हार गई थी 2018 के बाद जो ज़िमनी हुए है, और 18 के 22 के ज़िमनी में 90% इलेक्शन वो आ रही थी। तो ये नून लीग जो है वो इस ख़राब पोजीशन में, इस ख़राब महंगाई में अगर अपने इलेक्शन जीत गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उनके हक़ में जा रही हैं। स्पेशली पंजाब के हवाले से बात करें तो जिस तरह से मरीम नवाज़ ने रोटी स्कीम सस्ती के हवाले से जो है प्लान किया है तो काफ़ी इससे बेहतर हुई है। माह रमज़ान में जो एडमिनिस्ट्रेशन की गई है, या माह रमज़ान में जो महंगाई के हवाले से इक़दाम किए गए हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से, तो उसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है चीज़ें काफ़ी नून लीग के हक़ में बेहतर हुई हैं। दूसरी जानब महंगाई अपनी जगह मौजूद है, बढ़ती जा रही है, ग्रोथ रेट रुका हुआ है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही। तो ये सारे मसाइल भी अपनी जगह मौजूद है। फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ाई हैं, मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि इस बार जो है वो एक मीम बनी हुई है कि जो बंदा एसी चलाएगा वो जंगलों में चला जाएगा, यानी कि इतना बिल उसको आएगा।
गैस के बिल बड़े हो गए हैं, गर्मी है हालांकि, लेकिन इसके अच्छा, बावजूद मौसम चेंज हो रहा है, गैस के हवाले से भी अगर थोड़ी सी बात करें तो गैस की शॉर्टेज भी जो है अभी तक जो है वो एक आवर्स जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। कुछ एरियाज़ में इस तरह से है कि चंद आवर्स के लिए जो है वो गैस आती है और उसके बाद जो है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि गर्मी का मौसम है, हर किसी का अपनी रूटीन होती है, तो ये बड़ा लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं, उसी तरह से गैस भी एक अहम ज़रूरत है। घरेलू सार्फिन के हवाले से अगर बात करें तो बड़ा मसला है, इसको इस पर जो है हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। सीने देखिए, गैस के जो ज़खायर है वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब गैस जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है और हमारा कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा भी किसी के साथ नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जितनी भी आ रही है वो कैश पे, और वो मतलब समझ लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर या मंथली या एनुअल आ रही है, ज़्यादा है नहीं गुंजाइश। इस पर तकरीबन 3000 अरब का जो इस वक्त मौजूद है, जो यहाँ पर हम जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कर्ज़े मौजूद है, या जो यहाँ पर डेट है, सर्कुलर डेट बिजली का और गैस का, जो लोगों से वापस लेना है या जो कंपनीज़ के लाइन लासेस हैं, तो वो 3000 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। तो गैस तो बाहर से लेनी है, तो इतनी महंगी है कि वो पूरी नहीं हो रही। इस वजह से उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, जितनी थोड़ी कंज्यूम होगी उतना थोड़ा बिल आएगा, जितनी ज़्यादा कंज्यूम होगी उतना ज़्यादा बिल जो है वो बनेगा। तो ये सारे बिल्स भी लेने हैं, फिर जो यहाँ पर सर्कुलर डेट है वो भी वसूल करना पब्लिक से, फिर जो लाइन लासेस है वो भी वसूल करने। अभी आपने देखा होगा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बिजली के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं कि जो चोरी की बिजली भी शहरियों के खाते में डाली जा रही है, ओवर बिलिंग की जा रही है लेस्को, गेस्को, फेस्को की जानिब से। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक फैक्ट्री में बिजली चोरी होती है, वो जो एसडी होता है, एक्सीएन होता है, वो मिल के चोरी करता है, आधे पैसे खुद रखता है, तो वो बिजली चोरी आम सार्फिन पर डाल दी जाती है जो लोग बिल देते हैं। तो ये तो बड़ा जुल्म अजीम है जो लोगों पे किया जा रहा है ना। उनकी जेबों से अरबों रुपया हर महीने निकलवाया जाता है, और वो अरबों रुपया वो होता है जो फैक्ट्री मालकन या बड़े बासर लोग जो है बिजली चोरी मुफ्त यूज़ करते हैं, या फेस्को के मुलाजमीन जो है वो 500 यूनिट उनको मुफ्त दिया हुआ है, या बड़े लोग हैं उनको मुफ्त बिजली दी हुई है सरकार की बिजली, वो सारी लोगों के पल्ले से जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज़्यादती है जो लोगों के साथ की जा रही थी। तो इस पर वजारत दाखिला का ये बड़ा अहसन कदम है। लोगों को पता चल रहा है कि ओवर बिलिंग हुई है, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो उसका हल निकाला जा रहा है। जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो बिजली भी महंगी किए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी सोलर के हवाले से अच्छी खबर ये है कि वो थोड़ा सस्ता हुआ। देखिए अब जो कोई सोलर पे चला जाएगा वही बचेगा, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो कारोबारी अदारा है, चाहे कुछ भी है। और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बिजली की कंजप्शन है, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए अपोजिशन जो जमातें हैं वो उनका किरदार जो है बड़ा अहम होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शोरगुल होता है, पार्लियामेंट जो है शोरगुल की नज़र हो जाती है, या फिर बैनर्स उठा के एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जाती है। तो इस तरह का एटीट्यूड मौजूदा सूरत हाल में कितना ख़तरनाक है? देखिए जी, संजीदगी नहीं नज़र आती ना हुकूमत में ना अपोजिशन में, ना वो उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, और अपोजिशन पीटीआई की तो वैसे ही बैठ के बात करने के लिए जो हक में नहीं होती। वो लोग पीटीआई में पसंद किए जाते हैं जो बदतमीज़ हों, जो प्रोपोगंडा करें, जो दूसरों को गालियाँ दे। बस ये वो जो उनका मशहूर वकील शेर मुरब्बत है, उसकी यही खूबी है कि वो लोगों को गालियाँ देता है, बस ये उसको हीरो बना दिया हुआ है। तो इसी तरह से दीगर भी जितने लोग हैं उनको हीरो बनाने की यही वजह है कि वो राना आफ्ताब खान जो सीएमशिप के लिए भी नामज़द हुए थे, उनको यहाँ पर इसलिए अपोजिशन लीडर नहीं पंजाब असम्बली में बनाया गया कि वो बदतमीज़ी के उस महाज पर पूरे नहीं उतर पा रहे थे ना, जैसे पीटीआई को चाहिए, जैसे रिक्वायर्ड है। तो ये मसला है कि जो जितना बड़ा बदतमीज़ होगा उसको उतना बड़ा अहदा दिया जाएगा। जो लोग बात करना चाहते हैं, मिल बैठना चाहते हैं, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो जब ये पोजीशन होगी तो फिर जो है वो डायलॉग भी नहीं हो सकेगा। डायलॉग होने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों जो है फ्रीक बराबर की सीट पर बैठे। नून लीग में भी कोई डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की देखिए पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर इख्तियारात हासिल करने की बजाय ये कोशिश की जाती है कि अगले को दबाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट से पावर्स ना ली जाएँ, बल्कि दूसरे मुखालिफ पार्टी को दबा कर जो है वो अपने इख्तियारात जितने भी हैं वो रहें, लेकिन मुखालिफ को दबाया जाए, जेल में डाला जाए। तो ये हमारा मसला है। डायलॉग के लिए नहीं तैयार होते कि किस तरह से जो है वो चार्टर्ड ऑफ जो है वो इकानमी किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो लोगों को बताया जाए
कि ये सूरत हाल है, एक्चुअल ये पोजीशन है। देखिए झूठ बोलती है जितनी भी सियासी पार्टीज़ इलेक्शन में आती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सच नहीं बताते कि यहाँ पर कर्ज़े कितने हैं, कितनी महंगाई की जाएगी। इनको अंदाज़ा होता है लेकिन इसके बावजूद पब्लिक के सामने सच नहीं रखा जाता। सच रखना चाहिए, क्या मसला है, कौन बेनिफिशरी है। अभी गंदम में किसानों को जो है वो खार किया जा रहा है, किसानों को जो है वो पहले महंगी खाद दे दी, महंगा बीज दिया, महंगी स्प्रे दी, तो उसके बाद जब गंदम आ गई है मार्केट में तो बाहर से गंदम इंपोर्ट की है और यहाँ पर जो है रेट वो कम हो गया। अब होना ये है किसानों से 3,900 की बजाय 3,000 रुपये गंदम खरीद के सारे आड़तियों ने, बड़े लोगों ने, फिर जब किसानों की होल्डिंग ख़त्म हो जानी है तो यही गंदम वापस इन्होंने 5-6 हज़ार रुपये ले जानी है। इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और मुल्क में भी रेट बढ़ा देंगे। तो ये जो माफिया है ये इसका ख़ात्मा होना चाहिए, डायरेक्ट सेल होनी चाहिए, जो ज़िम्मेदार है उससे डायरेक्ट। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से गंदम का सिलसिला और ये मसला चल रहा है उसमें किसानों को भी और आम शहरियों तक भी जो है आने वाले वक्त में जिस तरह से फिर गंदम के रेट्स बढ़ेंगे और जिस तरह से जो है वो तमाम मसाइल पैदा होंगे, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आम शहरी ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है और इकॉनमिकली स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और बढ़ती हुई गर्मी में जो है वो बड़ा ही ज़रूरी होता है कि आपका जो अटायर्स हैं वो बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए और हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको बताया जाए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वसी रेंज भी मिले और साथ ही साथ जो है वो क्वालिटी भी अच्छी हो। तो जो खूबसूरत सा जोड़ा आप देख रहे हैं जो मैंने भी इस टाइम पर पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है और कलर जो इसकी स्कीम है वो भी बेहतरीन है और समर के लिहाज से जो है वो काफ़ी ट्रेंडी भी है। तो ये जोड़ा है जी अनीलाज़ कलेक्शन का और अनीलाज़ कलेक्शन की तमाम जितनी इनकी कलेक्शन है वो आपको मिल जाएगी इनकी मोबाइल ऐप के थ्रू। आपको मोबाइल ऐप को जो है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। वहाँ पे आप इजीली अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपना ऑर्डर्स कंफर्म नहीं करते हैं, तो किसी भी तरह के पेज को जो है वो अगर आपको दिखाई दे तो वो फेक होगा, क्योंकि ये सिर्फ अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू ही ऑर्डर्स को जो है वो कंफर्म करते हैं। और मोबाइल और जिनकी जो मोबाइल ऐप है उसे डाउनलोड करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप गूगल स्टोर से या प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और अमेजिंग ऑफ़र भी है, बल्कि मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी आपके पास, कि अगर आप अनीलाज़ कलेक्शन का फेसबुक लाइव को ज्वाइन करते हैं तो आपको मौका मिलता है गिफ्ट हैम्पर ख़रीदने का। एक जोड़ा अगर आपको मुफ्त में मिल जाए तो और क्या चाहिए। और घर बैठी ख़वातीन का यहाँ तो कंसर्न ये होता है कि बजट को किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि मैनेज करने के बाद जितनी सेविंग आपके पास होती है उससे आप कुछ ना कुछ अपने लिए ख़रीदती हैं तो आपको अच्छा लगता है। अगर हम स्पिरिट की बात करें, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव सा एहसास आता है, तो वो खेलों के ज़रिए आता है। खेलों के मैदान में हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो है बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं। उनकी जो स्पिरिट होती है, जो जीतने का, जो फ़तह करने का दुनिया को उनके अंदर जज्बा होता है ना, वो कहीं और हमें दिखाई नहीं देता। और पाकिस्तान के प्लेयर्स की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के टैलेंट की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं जो कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी हैं। चाहे फिर वो डिफरेंट तरह के, वो कबड्डी के मैदान में हो, क्रिकेट के मैदान में हो, या फिर जो है वो किसी भी खेल से उनका ताल्लुक़ हो, तो हर प्लेयर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्टोरी है, अपना एक स्ट्रगल है और वो बेहतर अंदाज से बता सकता है कि मौजूदा दौर में हमारे खिलाड़ियों को किस तरह की जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो आज भी हमारे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, जिनसे तारुफ़ करवाते हुए मैं बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हुई हूँ और उनके साथ बात करने का, उनका सफ़र कैसा रहा। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई प्लेयर्स आते हैं, जब भी कोई इस तरह का टैलेंट आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि हम उनके सफ़र के बारे में जो है वो ज़रूर बात करें, ताकि आपको जो है वो हिम्मत मिल सके और आप उनकी जर्नी से कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में जो है वो बेहतरी ला सकें। तो विदाउट वेस्टिंग मैं आपसे तारुफ़ करवा देती हूँ। आज कबड्डी के एक बड़ी ही ज़बरदस्त से प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ उनके लाइफ इंसिडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे और मौजूदा दौर में कबड्डी के हवाले से किस तरह के मसाइल चल रहे हैं, इस पर बात करने
के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खान वींस, खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल कबड्डी के, और साथ ही साथ फजल हक हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल कबड्डी एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और वक्त निकाल कर आएँ। फजल साहब, आप कैसे हैं? आपका भी बहुत शुक्रिया। किस तरह की ज़िंदगी चल रही है, क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? बस जी शुक्र अल्लाह पाक दा। अल्लाह ताला का शुक्र ही होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के खेल फजल साहब हमारे यहाँ खेले जाते हैं, और पाकिस्तान में स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो हर तरह का टैलेंट जो है हमें दिखाई देता है। कबड्डी के मैदान में आप समझते हैं कि जो मौजूदा टैलेंट है उसको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि हमेशा उन्होंने खेलों को प्रमोट किया और ख़ुसूसन कबड्डी को। जी। तो चूँकि हमारा कबड्डी की फैमिली से ताल्लुक़ है, तो कबड्डी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद वो वाहद शहर है पूरी दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी पैदा किए हमारी फैसलाबाद की सरजमीन ने। तो ज़बरदस्त हमारी तो कबड्डी अल्हम्दुलिल्लाह डेली होते हैं, कल भी था, आज भी है, उससे अगले दिन भी है, लगातार पूरा साल जो है मैचेस चलते हैं। फिर इसी तरह सीज़न हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उधर हमारे खिलाड़ी खेलने गए हुए हैं, न्यूजीलैंड में हो रहा है, उसके बाद कनाडा आ रहा है सीज़न, उसमें लड़के जा रहे हैं। तो कबड्डी तो माशाल्लाह हमारी दिन ब दिन जो है ना वो तरक्की कर रही है, तो ज़बरदस्त जा रहा है सारा सिलसिला कबड्डी का। तो ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि पहले कंपटीशंस बहुत ज़्यादा होते थे, अब उस तरह से हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कंपटीशन दिखाई नहीं देते हैं। उस तरह से कबड्डी का जो एक मुकाम होना चाहिए, जो एक पहचान होनी चाहिए, वो हमें दिखाई नहीं देती। उसके पीछे की क्या वजह है? हाँ, उसमें है थोड़ी सी कमी ना। स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम आपको पता है कि एक नुमाया जगह है फैसलाबाद की, उसमें हर साल एक इवेंट होता था। हमारे डिवीज़नल कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं तैयब गिलानी साहब, वो करवाते थे। वो बड़ा अरसा हो गया, वो उसमें इंतज़ामिया इन्वॉल्व होती थी, कमिश्नर साहिब और दूसरे हमारे जो है अपना इसमें प्रमोटर्स। और इसमें कमी की वजह ये है कि इसमें अब ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है ना, ये नहीं आ रहा। अगर वो आए तो इसमें और तरक्की मिले। अभी वही लोग हैं जो साल से बुज़ुर्गों के उर्स पे या को मेले जो होते हैं उस पे कबड्डी के इवेंट करवा रहे हैं, या जो शौकीन लोग हैं वो करवा रहे हैं। अब दूसरा ये जो है ना अपना कॉरपोरेट सेक्टर, वो इसमें उसकी ना हमें बड़ी कमी शिद्दत से महसूस होती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इंडिया में आप देख लें कि बेशुमार लीग्स हुई हैं, इंग्लैंड में लीग्स होती हैं, कनाडा में ये सीज़न हो रहा है 3 माह का, और हर साल वो एक वर्ल्ड कप करवाते हैं। अब पिछले साल भी हमारी पाकिस्तान की टीम ने उसमें हिस्सा लिया था। तो ये कमी इधर है कि एक लीग होनी चाहिए ना, जिस तरह PSL की तर्ज पे, क्योंकि बड़ा टैलेंट है फैसलाबाद में, हर खेल का ही है। लेकिन कबड्डी को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम बनती है तो वो 99% फैसलाबाद की बनती है, इक्का दुक्का प्लेयर होते हैं पूरे पाकिस्तान के दीगर शहरों से। तो इसलिए यहाँ लीग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं ना कि रेगुलरली कबड्डी प्रमोट हो, तो सालाना लीग जो है ना वो बहुत होना ज़रूरी है, और वो कॉरपोरेट सेक्टर के बगैर हो नहीं सकती। तो उनसे यही अपील है कि आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। ये हमारी अपना पंजाब की एक रवायती खेल है और इसको हर पंजाबी पसंद करता है। अब इवन कि अब तो गोरे भी इसको बड़ा लाइक करते हैं। आप ये देखेंगे कि कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के जो सीज़न हो रहे हैं उसमें गोरे बड़े शौक से इसको खेल को देखते हैं। आपको पता है कि जिस्मानी ताकत का खेल है, तो इसको पसंद किया जाता है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है थोड़ा सा, वो अगर इन्वॉल्व हो तो ये मज़ीद तरक्की कर सकती है ये खेल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और साथ ही साथ जो है इसे पहलवानों का खेल भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब की सरजमीन से ये खेल जो है बड़ा ही रूट से जुड़ा हुआ है। और मोहम्मद खान साहब के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खसूसी जो टीम्स बनाई जाती हैं उसकी जानिब से ये जो है वो खेल में हिस्सा लेते रहे हैं। इनके लाइफ स्ट्रगल किस तरह की रही, किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, वहाँ से बात शुरू करेंगे। क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप के दौरान इनके साथ एक हादसा भी पेश आया। वो हादसा किस तरह से हुआ और फिर उस हादसे ने इनकी ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर किया और किस तरह से 360 डिग्री पर इनकी ज़िंदगी बदल गई, ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उस हादसे से पहले मैं चाहूँगी कि मोहम्मद खान साहब आप ये बताइएगा कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया था, कबड्डी के साथ किस तरह से लगाव पेश हुआ, आपका हुआ था? मैडम कबड्डी तो मैं जब 388 गागे चक है मेरे नज़दीक, उधर मैं पढ़ता था। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। उधर हमारे टीचर हैं मास्टर असलम साहब। तो ये गाँव की खेल थी, हमें शौक़ था खेलने का। तो असलम साहब उधर हमें ट्रेनिंग करवाते थे, उधर हम खेलते रहे। तो स्कूल के टूर्नामेंट हुए, स्कूल के टूर्नामेंट भी इनवाइट किए, खेले।
तो इस तरह आगे आस्ता आस्ता ट्रेनिंग करते रहे, बढ़ते रहे। 2006 की बात है। अच्छा। उसके बाद आस्ता आस्ता अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेहनत की, अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिया। फिर मैंने 2009 में पहली दफ़ा पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के बाद यानी कि नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता चलता गया सिलसिला। तो घर में मेहनत करते पहले रहे। भी कोई कबड्डी के साथ मुंसलिक था या आप ही पहले थे जिसने कबड्डी के खेल को ज्वाइन किया? जी, मेरी फैमिली का कबड्डी के साथ यानी कि मेरे ताया जान भी पहले खेलते थे, अच्छा, माशाल्लाह। मेरे चाचा जान भी खेलते थे। इस तरह मेरे वाले साहब भी आर्मी में यानी कि कुश्ती की डिपार्टमेंट जैसे स्पोर्ट्स की होती है उधर थे, तो इसी तरह हमको भी शौक़ था। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो डिपार्टमेंट के बाद जब आपने फ़र्स्ट टाइम टूर्नामेंट खेला और डिपार्टमेंट के एक तो वो भी ज्वाइनिंग करना अपने आप में एक बड़ा एजाज़ होता है। सारी बात है कि ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी, ऐसा फ़र्ज़ है जो कि मैं समझती हूँ कि 24 आवर्स जो है हमारे जवान इस पे तैनात रहते हैं। तो जब फ़र्स्ट टाइम आपकी वो थी चैम्पियनशिप थी, तो उस टाइम का स्ट्रेस था या किस तरह के वो जज्बात थे, वो एहसासात थे आपके? मैडम, बहुत ज़्यादा खुशी फील होती थी जब पहली दफ़ा मैंने पुलिस टीम में यानी कि किट ली, मतलब नेशनल चैम्पियनशिप में गए, कैंप में गए, खेले, ट्रेनिंग की। बहुत ज़्यादा यानी कि गाँव की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, उस्ताद की तरफ से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। हौसला अफजाई कि आप अच्छा खेलते हैं और मेहनत करें, अल्लाह पाक आप पर और बिल्कुल ठीक है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है बड़ी ही अनप्रडिक्टेबल है। कभी ज़िंदगी जो बहुत हसीन चल रही होती है, लेकिन एक हादसा जो है आपकी पूरी ज़िंदगी को जो है वो चेंज कर देता है। तो मोहम्मद खान साहब के साथ भी एक हादसा पेश आया नेशनल चैम्पियनशिप के दौरान। वो किस तरह से वो तमाम मामला हुआ, किस तरह से उन्होंने उस हादसे ने इनकी ज़िंदगी को चेंज किया, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारे साथ जो है हमारी कोशिश होती है कि जितने भी उभरते हुए नाम हैं, जितना भी उभरता हुआ टैलेंट है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उनसे आपका तारुफ ज़रूर करवाया जाए। एक मुलाकात तो बनती है और फिर जब हमारे पास इतने ज़बरदस्त से प्लेयर आते हैं और उनकी पूरी एक लाइफ जर्नी होती है, आई एम श्योर कि देखने वालों को वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। आपकी बहुत सारी मुश्किलात को आसान करने के लिए उनकी जितनी लाइफ स्ट्रगल होती है, उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तो मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है उन्होंने आगाज़ किया। जब आपने खेलों का आप हिस्सा बने तो आपकी फ़ैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? और जैसे आप बता रहे हैं कि आप एक देहाती इलाके से आपका ताल्लुक़ है, गांव से है, तो गांव में तो बड़ा एक भाईचारा और प्यार मोहब्बत का पूरी एक फ़ैमिली की तरह होती है। तो उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिला? जी मैडम, सपोर्ट मेरी फैमिली की तरफ से तो बहुत ज़्यादा थी। मेरे मामू जान की तरफ से, मेरे वाले साहब की तरफ से, मेरी वालदा की तरफ से, यानी कि चाचा जान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि आप खेलते हैं, खुराक की मेंटेन, टाइम, ये वो सारी यानी कि टोटल बहुत ज़्यादा ना करते थे। तो जो मेरा गांव है वो छोटा सा गांव है, उस गांव से बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा दुआएं, उनकी दुआओं से मैं कामयाब हुआ। बेशक बेशक। मैंने थोड़े से अरसे में अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह पाक ने मुझे दी है। सिर्फ इन दुआओं की वजह से दी है। मेरी माँ की दुआ है, मेरे गाँव की, मेरे बुज़ुर्गों की, उनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने जहाँ पे फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, आपके बहन भाइयों की, हल्का अहबाब की, तो वहाँ पे हर चीज़ का, हर खेल को आगे बढ़ाने के लिए उस्ताद साहब भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो कबड्डी में आपके उस्ताद कौन है? कबड्डी में मेरे साथ सबसे ज़्यादा तो मेरी वालदा ही है और छोटी सिस्टर ही थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा यानी कि डाइट का, ट्रेनिंग के बाद आना, डाइट देना, वालदा का यानी कि खुराक बना कर देना, बहुत यानी कि पूरा एक जो है वो घर वालों की सपोर्ट रहती है। जहाँ पे हम देखते हैं फजल साहब की घर वालों की इतनी सपोर्ट होती है, वहीं पे जाहिर बात है कि हम जिस डिपार्टमेंट की जानिब से खेल रहे होते हैं उनकी सपोर्ट भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स को जितनी इज़्ज़त, जो मकाम और जो सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और महकमों की तरफ से, वो उनको मिल रही है? नहीं, देखें, अपना सबसे पहले तो ये है कि कबड्डी सबसे ज़्यादा प्रमोट करने का जो सेरा जाता है ना, वो ये जो लोकल लेवल के मेले ठेले होते हैं ना, रोज़ाना की बुनियाद पर जी, जहाँ से ये खिलाड़ी रोज़ अपनी मैच फ़ीस ले के
अपनी खुराक या रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करते हैं, उनका एक किरदार है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद आता है महकमों का किरदार। महकमे खिलाड़ियों को भर्ती करते हैं और उनको फ्री करके सिर्फ खेल के लिए जो है ना वो मुख्तस कर देते हैं, उनकी सैलरी उनके अपना अकाउंट में हर माह आ जाती है, सिर्फ गेम करने का मकसद होता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सा गिला ये है कि खिलाड़ियों को फ्री नहीं करते ना, ये जिस तरह वापडा है, एयरफोर्स है, आर्मी, पुलिस में है थोड़ा सा आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी सूरत हाल है, प्रेशर भी होता है फोर्स पे, तो उसलिए हम थोड़ी सी ये आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खिलाड़ियों को थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा पुलिस चैंपियन रही है पाकिस्तान की, बड़ा लंबा अरसा। फिर उसके बाद ये बैक पे इसलिए चली गई कि ये खिलाड़ियों से ड्यूटी भी करवाते थे और साथ कहते थे खेलें, तो ये आपको पता है बड़ी मुशक्क़त की खेल है, इसमें मेहनत तलब एक गेम है, तो वो चीज़ खिलाड़ी वो स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर सके। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है आईजी साहब से। दूसरा, महकमा को अपना जो है ना ताउन खिलाड़ियों के साथ रहता है हर सूरत हाल में, लेकिन एक थोड़ा सा ये है कि जिस तरह ये अपना मोहम्मद खान साहब से ये हादसा पेश आया, उसके बाद आईजी साहब ने भी नोटिस लिया, उनका एक वीडियो बयान भी आया, वो भी देखा, हमें खुशी हुई कि कोई जल्दी ही अपना इस पे कोई अमल भी होगा। सीपीओ साहब भी मिलने गए, लेकिन उस वक्त आपको पता है वो डोर वाला वाक़या हो गया, वो लड़का एक बहुत वो भी दुख वाली खबर थी पूरे फैसलाबाद के लिए, और हर आंख तकरीबन अश्कबार हुई वो देख के, इतना खूबरू जवान, तो वो नहीं जा सके, तो उन्होंने अपने एक मुतल्लिका अफसर को भेज दिया। अभी तक जो है ना वो अपना कोई अमली तौर पे महकमे की तरफ से ना कोई हेल्प, कोई मदद, कोई ख़ास अपना चले, वो भी एक हेल्प तो जारी रहती है, एक माहाना अपना सिलसिला एक सैलरी का जारी रहता है, लेकिन हम दूसरी हेल्प ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ ना कोई महकमा कार्रवाई करे, क्योंकि बहुत बड़ी गफलत है इसमें डॉक्टर साहब की। 2 घंटे का ऑपरेशन था मैडम, 11 घंटे लग गए। बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस हमारी जो है वो थोड़ी सी उनको नहीं पता है कि मोहम्मद खान साहब के साथ क्या हुआ, और उसमें जो डॉक्टरों की गफलत के हवाले से फजल साहब उसको मेंशन कर रहे हैं, वो क्या बात थी। क्योंकि हादसा जो ज़िंदगी में होते हैं ना, उनके बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो दिल थोड़ा सा जो है हमारा रंजीदा हो जाता है, लेकिन बड़ा ज़रूरी भी है कि इस तरह के मामला पर बात की जाए, ताकि जो है वो इसका बेहतर हल भी हो और महकमों की जानिब से जो है उसको सपोर्ट भी हमारे प्लेयर्स को मिले। तो मोहम्मद खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नेशनल चैम्पियनशिप के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो है वो आपको एक तो हादसा पेश आया, किस तरह से वो हादसा पेश आया, और उसके बाद जो है वो आपको जो है अपनी टांग को खोना पड़ा, उसमें डॉक्टरों की क्या गफलत थी, वो थोड़ा सा बताइएगा। नेशनल चैम्पियनशिप इस्लामाबाद हमारा मैच था। मैच के दौरान मेरे ना घुटने पर इंजरी आई, थोड़ी सी इंजरी थी, तो इधर मैंने चेकअप के लिए डॉक्टरों से रब्ता किया, तो इसामा सईद डॉक्टर है उसके पास। अच्छा, इंजरी बिल्कुल नॉर्मल थी जैसे प्लेयर्स को हो जाती है, रूटीन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यानी कि आती है, ज़्यादातर कबड्डी में ही आती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर ने कहा मामूली सी इंजरी है, 1-2 घंटे का आपका ऑपरेट है, आप 2-3 माह बाद गेम भी अप्लाई करेंगे, यानी कि ग्राउंड में जाएंगे, खेलेंगे, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो आप मेरे पास ना यानी कि टाइम दे दिया, किसी दिन आ जाएँ, तो 2 घंटे के लिए आपको मैं यानी कि आपकी सर्जरी करूँगा और आपको शाम को वापस घर भेज दूँगा। बिल्कुल सही। तो सर्जरी तो छोटी सी बताई थी, बाकी मैडम जो किया है वो तो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, अगर इंजरी इतनी नॉर्मल थी और उसके बाद तो फिर यहाँ पे डॉक्टरों की क्या गफलत आई, क्या दौरान ऑपरेशन कोई मसला हुआ या उसके बाद आपको फील हुआ, तो वो आई नो कि ये थोड़ी तकलीफ दे बात है आपके लिए भी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो इस चीज़ में मुजरिम है या जो इस चीज़ के लिए गिल्टी है उसको उनको जो है वो सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। फजल साहब, मैं चाहूँगी कि आप यहाँ से बताएँ, क्योंकि मुझे पता है कि मोहम्मद खान साहब के लिए थोड़ा चीज़ें बयान करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा मैडम, पहले तो ये है कि अपना हर आँख जो है ना वो अश्कबार थी, वाकई ऐसा हुआ। देखिए, इंसान फौत हो जाता है, अल्लाह ताला सब्र दे देता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि एक टांग ज़ाया हो जाना, ये सारी ज़िंदगी के लिए रोग। और वो बंदा जो मैदानों का हीरो हो और अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने मुल्क की नुमाइंदगी की हो, उसने वर्ल्ड कप खेला हो, लीग्स खेली हों, दूसरे कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हो, उसके साथ डॉक्टर साहब की ऐसी गफलत। 2 घंटे का ऑपरेट था मैडम, 11 घंटे लग गए। अच्छा जी, ये मैं आप चीज़ें बता रहा हूँ, डॉक्टर उसामा सईद साहब ने 11 घंटे लगा दिए।
अच्छा चले ठीक है जी, गलती इंसान से हो जाती है, इंसान है ना। और ये डॉक्टर साहब जो है वो इस्लामाबाद में ही है? नहीं, इधर फैसलाबाद में। फैसलाबाद के हैं, जी बिल्कुल जी, एक ठीक। निजी हॉस्पिटल है, जी, हम जी। उसका नाम नहीं लेते, बिल्कुल चले जी, वो जी, एक जी, पता है जी, कि उनकी डॉक्टर साहब की गलती का खमियाजा हॉस्पिटल को नहीं भुगतना चाहिए ना। बिल्कुल। हो जाती है, इंसान है, मैं इंटरनेशनल अंपायर हूँ, मुझसे भी मैच के दौरान गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा हुआ ये कि अपना 11 घंटे ऑपरेट रहा डॉक्टर साहब ने, करते रहे मेन जो है ना नस जो दिल से जाती है नीचे तक, वो कट गई उनसे ना। ओहो। तो वो कट के ऊपर चली गई, घुटने से ना ऊपर चली गई। अच्छा। वो खुद ही उसको रिपेयर करते रहे। हाँ। और करके ना उन्होंने बड़ी डिठाई से, हमारे पास उनकी वीडियो भी है। अच्छा। डिठाई से कहा ये जी रूटीन मैटर है, हमारा एक लड़का है नासिर गुजर, इनका वो बहुत अच्छा दोस्त भी है लंगोटिया, और वो साथ था, वो डॉक्टर साहब की उन्होंने वीडियो बनाई, वो जी रूटीन मैटर है जी, हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं, मैंने वो रिपेयर कर दिया है, तो ये रूटीन में हो जाता है, अब कोई मसला नहीं। उसने कहा जी अगर कोई है इशू हमें अभी भी बता दे। नहीं, उसने कहा जी कोई नहीं इशू। देखें जी 11 घंटे लगा दिए। दूसरी गलती डॉक्टर साहब की कि उन्होंने इनको ये नहीं बताया कि मुझसे ये मामला ख़राब हो गया है, आप फलां मेरे सीनियर हैं लाहौर, उनको ले जाएं, रेफ़र कर दें। वो भी नहीं किया। 20 घंटे रखा जी इनको, 36 घंटे। उसके बाद अच्छा क्या हुआ उसके बाद कि वो इनकी सप्लाई बंद होगी, दिल पे प्रेशर आना शुरू हो गया। फिर जब इनको उन्होंने डिस्चार्ज किया, उससे पहले देखें 30-40 हज़ार की मेडिसिन मंगवाई गई इनसे कि जी वो जल्दी ले आएँ। जो ही शापर उन्होंने पकड़ा, उनका जी आप अपने मरीज़ को ले जाएं, लाहौर ले जाएं। देखिए ना कितनी बेहिसी हो। तो वो मेडिसिन का उन्होंने क्या करना था जब वो पता सब नहीं, चीज़ें? वो अपना पता नहीं, वो आपको फ़ायदा उठाते हैं ना इस चीज़ का। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जुल्म बंद हो। हाँ। ये मसीहा थे, ये किस काम में लग गए हैं। तो वो रेफ़र कर दिया जी अपना 36 घंटे बाद। उधर पहुँचे हैं, सीनियर डॉक्टर साहब ने कहा यार अगर आप 6 घंटे पहले आ जाते ना तो आपकी ये टांग बच सकती थी। इसमें किसका कसूर है जी? डॉक्टर साहब का। ठीक है गलती होगी, कोई मसला नहीं, आप उसको एडमिट करें, फिर आप फौरी उसको कहें कि यार मैं आपके साथ चलता हूँ, आए चलें। आप साथ नहीं जाना तो आप कम से कम हमें भेज दें, उधर रेफ़र कर दें ताकि ये मामला ना ख़राब हो। तो उसके ऊपर उनकी बेइज्जती देखें कि कोई सॉरी नहीं, कोई माजरत नहीं, कोई होता ना एक्सक्यूज़ कि यार को उनके ज़मीर पे को बोझ हो। फिर इनको इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है कि अगर आपको मरीज़ के साथ कोई इस तरह का मसला हो जाए, आपने उसको कंपलसेट करना है, उनको मुतमिन करना है। वो भी नहीं। मैं यहाँ पर YDA जो डॉक्टर की अपना यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उनसे अपील करूँगा कि खुदारा आप भी इस पे एक्शन लें, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन ले, ताकि नेक्स्ट टाइम ये किसी आम पाकिस्तानी के अपना साथ ये ऐसा जुल्म ना हो सके। वो अपाहज सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज बना दिया उन्होंने। और हम कबड्डी वाले इसके ख़िलाफ़ पूरी जद्दोजहद करेंगे। हमारी डिवीज़नल कबड्डी एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन, हमारे तैयब गिलानी साहब हैं सेक्रेटरी, और जितना भी हमारे ये क्लब्स हैं, हम इसके खिलाफ अपनी जो जायज़ और कानूनी कार्रवाई है ना वो जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। क्योंकि डॉक्टर जो है हमारे लिए मसीहा हैं और उनका काम है हमें तकलीफ से निकालना। अगर गलती हो जाती इंसान है तो बर वक्त उस गलती को तस्लीम करते हुए इसका जो बेहतर हल है उसकी जानिब हमें जाना चाहिए। और इस मोमेंट पे आई एम लिटरली स्पीचलेस। मुझे नहीं समझ में आ रही कि हम किस तरह से इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर डिटाई से जो है वो उस एक अमल पे जो है वो खड़े रहते हैं। तो ये बड़ा एक मुश्किल हो जाता है कि इंसान के लिए। लेकिन इस हादसे के बाद अब मोहम्मद खान साहब की ज़िंदगी किस तरह से बदली, उनके लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और इसमें फैमिली का और इर्द गिर्द के लोगों का किस तरह से उन्होंने रवैया देखा, इस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एक नौजवान जो है वो खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हैं और बतौर कैप्टन जो है वो अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे थे। इन तमाम हादसे के बाद जो मोहम्मद खान साहब के साथ पेश आया, डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह का उनको सपोर्ट मिला और क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई है या नहीं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मोहम्मद खान साहब, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह का जो है वो आपको सपोर्ट दिखाई दिया है या क्या कार्रवाई की है, क्या मामलात है? पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से किस तरह की जो है आपको जो है वो सहूलियात कहें या फ़ायदा जो है, क्योंकि सारी बात है यू आर द पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, तो किस तरह का रद्द अमल रहा उनका? फर्स्ट टाइम तो मेरे महकमा पुलिस में बहुत ज़्यादा गुस्से की लहर है कि हमारे जवान के साथ ऐसा हुआ। हमारे तमाम ऑफिसर आजी साहब, CTO साहब हमारे साथ हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि रब्ता भी किया, मेरे पास आए भी हैं ऑफिसर। तो अब एप्लीकेशन जो है वो मैंने आई साहब को रिक्वेस्ट के तौर पर भेज दी है। तो आगे देखते हैं कि हमारा महकमा क्या करता है क्या नहीं। उम्मीद है मुझे मेरे अफसरों के साथ, पहले भी मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया है अफसरों का,
लेकिन इंशाल्लाह मेरे अफसर मेरे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम भी चाहते हैं कि आपको जो है वो इंसाफ मिले, क्योंकि आपके साथ जो हादसा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और इस तमाम मामले में फजल साहब आप क्या समझते हैं कि एसोसिएशंस का और जितना भी हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसका और पुलिस डिपार्टमेंट का ख़ुसूसी तौर पर क्या किरदार होना चाहिए था, और इस मामले को कितना जल्द जो है वो हल करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारी कानूनी जद्दोजहद, जिस तरह हमने कहा कि हम जारी रखेंगे अपना कबड्डी फैमिली जितनी भी है पाकिस्तान की। आईजी साहब के पास एप्लीकेशन गई है, डॉक्टर साहब के खिलाफ अभी तक पर्चा नहीं हुआ ना। पहली तो ये बात है कि पर्चा होना चाहिए। डॉक्टर उसामा सईद और फैसल हॉस्पिटल ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया मैडम, अफसोस के साथ, उनको भी लेना चाहिए था। फिर इनका एक अपना क्लिनिक है, वो भी चल रहा है स्मूथली, उसमें भी कोई नहीं है। तो ये कानूनी कार्रवाई तो देखें पुलिस से शुरू होनी है, सबसे पहले एफआईआर हो। फिर हमने ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, इसको भी एप्लीकेशन मोहम्मद खान ने दी हुई है अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए। डिपार्टमेंट से ज़्यादा मैडम देखें, ये हमारे जो है ना लोकल प्रमोटर्स, उन्होंने जिस तरह हेल्प की है उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तमाम क्लब जो है ना हमारे, जिस तरह सईद बारी गुज्जर कबड्डी क्लब है जिनकी तरफ से ये खेलते थे, उन्होंने काफ़ी इनकी हेल्प की है। BRB कबड्डी क्लब है, रॉयल किंग कबड्डी क्लब है छब्बा थ्याड़ा, उसके फॉरनर एक प्रमोटर हैं उनके USA से, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। फिर उसके बाद सांझा पंजाब है, फिर ये अपना मुजम्मल बूटा कबड्डी क्लब है, उन्होंने हेल्प की है इसकी। फिर एक शख्स है अपना ताहिर गुज्जर, वो कबड्डी से इतना रिलेटेड भी नहीं है। अच्छा। उसने हमारे कबड्डी सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया मैं यहाँ अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इसको इतना हाईलाइट किया कि उन्होंने वीडियो देख के 7 लाख रुपए की मदद करके गए इनकी वो। फिर उसके बाद अपना ये हमारे तैयब गिलानी साहब गए थे, ये सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन, उन्होंने 2 लाख दिया इनको, वो भी हमारे दोस्त हैं। अपना राना ज़ुबैर कादर, अहमद इश्तियाक साहब, उन्होंने। फिर ये हमारी PKF ने भी अपना इनकी मदद की है। तो हमें तो खुशी इस चीज़ की है कि जो प्रमोटर्स हैं और शायकीन हैं, उन्होंने जिस तरह साथ दिया मोहम्मद खान का, उनके हम मशकूर हैं और उनको हम सलाम पेश करते हैं, ताकि हौसला बढ़ा है देख के जूनियर्स खिलाड़ी का कि यार अगर कल को किसी के साथ, क्योंकि खेल ऐसी है चोटें लग सकती हैं, तो अगर ऐसा वाक़या हो तो ये जो लोग हैं ये अपने बेलॉस हमारे साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ बाकी इसमें सिटी 41 का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके स्पोर्ट्स रिपोर्टर अली, आपके डोगर साहब, कि वो हमेशा जितना पाकिस्तान में मैडम चैनल वाइज अगर किसी ने कबड्डी को प्रमोट या सपोर्ट किया है ना, तो नंबर 1 पे सिटी 41 है। ये कोई खुशामद नहीं है, ये रिकॉर्ड बताता है। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जितना उभरता हुआ टैलेंट है हम उनको सामने लेकर आएँ, जितना हम अपनी तरफ से उनको हाईलाइट कर सकें वो करें। और बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जब इस तरह के भी हादसा होते हैं तो हम उनको भी हाईलाइट करें। और डिपार्टमेंट से कोई स्पेशल अपील है जो आप करना चाहें, या फिर जो आपको लगता है कि कहाँ चीज़ें जो है मज़ीद उनको बेहतरी की गुंजाइश है, वहाँ पर चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए? मैडम ये तो पहले तो एक्टिव होना पड़ेगा पुलिस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, उनको सबसे पहले डॉक्टर साहब के खिलाफ पर्चा देना होगा ना, फिर उनका लाइसेंस मनसूख करना होगा। इतनी बड़ी अपना उनके साथ ज़्यादती होगी एक खिलाड़ी के साथ, और उसको एडमिट करना दूर की बात है, तो वो बाकी तो चीज़ें आपको पता है। पुलिस को पहले कार्रवाई करनी चाहिए, फिर ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसको एक्शन लेना चाहिए, वो डॉक्टर साहब की को बाज़गश्त करे। फिर जो उनकी अपना ये जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन, उनको भी एक्शन लेना चाहिए ना। अगर मेरा फ़र्ज़ करें मैं कबड्डी से अंपायरिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा को जूनियर या मेरा को सबॉर्डिनेट को मिस्टेक करता है, तो मुझे इखलाकी तौर पे उसको कहना चाहिए कि यार ये आपसे गलती हुई है। तो ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा टेस्ट है मैडम, क्योंकि पाकिस्तान का स्टार है, उसकी टांग ज़ाया हुई है, कोई छोटा वाक़या नहीं है। तो यहाँ ये जो हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे जो फॉरनर प्रमोटर्स हैं, लक्की कुराली, अपना शंभू कुरोली जी और हाजी खुर्शीद आलम संधू साहब, और जो दीगर हैं अपना हाउस ऑफ टायर शेर पंजाब, वो भी इनकी मदद करेंगे अपना, वो भी हमारे साथ अटैच है। फिर कुछ दोस्तों का हमारे बाहर से कॉल आई कि यार वो बड़ी कुछ जदीद किस्म की ना अब तो आ गए हैं आलात, तो हम इंशाल्लाह ऐसा हालात आपको लगाएं कि हम दोबारा आपको ना एक दफ़ा चल के अपना दिखा देंगे कि आप इस क्योंकि जब भी मुश्किल टाइम आता है तो उस मुश्किल टाइम में पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और तमाम वो लोग जो है वो काबिल तारीफ़ होते हैं और हमेशा से जो है इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह करे कि बहुत जल्द आपके तमाम मामले पर जो है वो कार्रवाई हो, आपको इंसाफ मिले और आपकी बाकी की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, और तमाम देखने वालों के लिए भी अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। रब की ज़ात आप सब के लिए हामी और नासिर हो, और आने वाली ज़िंदगी के किसी भी तरह के हादसा से जो है वो आपको महफूज रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।